वेलकम टू दी लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में, व्हाट वर दी आउटकम्स ऑफ G20 न्यू दिल्ली। तो हाईली सक्सेसफुल समिट था ये, जो इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया है। ये G20 समिट है। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स दैट न्यू दिल्ली में हुआ क्या क्या, जो 3 दिन का समिट था उसमें हुआ क्या क्या, उससे पहले वी नीड टू रियलाइज कि G20 समिट है क्या। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द G20 समिट, व्हाट इज G20 इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द लोगो of the official logo of the G20. So historical background, let us see what is the historical background. My voice is clear, right? I hope my voice is clear. So जो G20 background है, yes. So G20 grouping owes its origin to the financial crisis in 1997-98. तो एशियन टाइगर्स जो थे उन साउथ साउथ ईस्ट एशिया में, ओके, देयर वाज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, वेरी बिग इकोनॉमिक क्राइसिस। और उस क्राइसिस में ऐसा भी हुआ था दैट साउथ कोरियन विमेन को अपने गोल्ड मॉर्गेज करने पड़े थे अपनी कंट्री को बचाने के लिए। दैट इतना सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस था। देयर वाज अ प्रॉपर स्टॉक मार्केट क्रैश। ओके, देयर वाज अ प्रॉपर स्टॉक मार्केट क्रैश, और उसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में है उनमें एक स्लम्प आया था उनके इकोनॉमी में। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड पीपल फेल्ट दैट द द इकोनॉमी जो फॉलो हो रही थी। और एक चीज यहाँ ध्यान देना कि 1997-98, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट। 97-98 क्या है कि दिस इज 1991 के 6 साल बाद है। 1991 में क्या हुआ था, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो बहुत सारी फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स विच ब्रोक इनटू दोज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जैसे तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया इटसेल्फ, दे स्विच टू द कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट मॉडल। और जितनी भी कंट्रीज थी जैसे नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, और जो सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी यूएसएसआर के, इवन इंडिया, इंडिया ऑल्सो लॉस्ट इट्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो उस सब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीपल रियलाइज दैट ऑल्दो वी हैव शिफ्ट फ्रॉम द सोशलिस्ट सिस्टम टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम, लेकिन वो भी एक वॉलेटाइल है। तो उसके वजह से एक 1999 में इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द G20 ग्रुपिंग। तो इनिशियली ऐसा नहीं था कि लीडर्स जाते थे, इनिशियली ऐसा था कि इट वाज अ फोरम फॉर द सेंट्रल बैंक गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते थे, ओनली फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यूज टू गो एंड मीट एंड डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो जेनेसिस है G20 का, दैट इज फ्रॉम वेयर, दैट इज फ्रॉम द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन टाइगर्स कौन कौन थे, कैन यू टेल मी विच 4 कंट्रीज आर द एशियन टाइगर? विच 4 कंट्रीज आर द एशियन टाइगर्स, कैन यू टेल मी? तो सबसे पहले हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। ये 4 कंट्रीज जो थे, दीज वेर योर एशियन टाइगर। यस, वेरी गुड। सो दीज 4 कंट्रीज वेर द एशियन टाइगर्स। और वहां पर जो इकोनॉमिक स्लम्प आया, बिकॉज ऑफ दैट इट लेड टू दी दिस थिंग कि सारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलने लगे। आपका क्वेश्चन क्या है? was the USSR collapse? It was a very big factor, not the USSR collapse. The decline of USSR was a big factor. जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो अचानक से नहीं आया था 1990 में। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था दैट केम फ्रॉम एक बहुत ग्रेजुअल बिल्डअप होते रहा था 1985 से। और 1980s में क्या हुआ था, जो यूएसएसआर थी उसका इकोनॉमी स्लम्प होने लगा था बिकॉज दे लॉस्ट बैडली इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में दे वर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। देन 1986 में ऐसा कुछ हुआ विच चेंज्ड द इंटायर ट्रेजेक्टरी। चेरनोबिल, चेरनोबिल आप लोगों ने सुना होगा। चेरनोबिल में दे स्पेंट अराउंड 86 बिलियन रूबल्स। उन्होंने 86 बिलियन रूबल स्पेंड किए उस समय। एंड 86, उस समय 1 रूबल वाज इक्वल टू $1। तो उस समय में दे स्पेंट अराउंड, आज के करेंसी में, $300 बिलियन, एंड दैट हिट could not, the USSR system, the Soviet system could not take that hit, और वो कोलैप्स हो गया। एंड इंडिया which was dependent, because इंडिया आइसोलेशनिस्ट होते चला गया था 1960s, लेट 1960s से इंडिया लगातार यूएसएसआर पे डिपेंडेंट था बहुत ज्यादा। वी वर एज गुड एज क्यूबा और नॉर्थ कोरिया।
हम क्यूबा और नॉर्थ कोरिया की ही श्रेणी में थे 1970 से लेके 1990 तक। वी कुड हैव बीन इन अ वी कुड इट कुड बी सेड दैट इंडिया वाज एज गुड एज क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया। ओके, तो वो सस्टेन हम कैसे करते थे, जैसे क्यूबा नॉर्थ कोरिया कर रहा था यूएसएसआर के साथ ट्रेड करके, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। लेकिन जब यूएसएसआर का डिक्लाइन खुद शुरू हो गया, तो जो हमारा सोर्स था सपोर्ट का वही खत्म होने लगा। और उसके बाद 1991 का रिफॉर्म्स बिकेम वेरी नेसेसरी वंस द यूएसएसआर इटसेल्फ कोलैप्स्ड। देन एलिवेशन टू लीडर्स लेवल, अभी मैंने आपको बता दिया कि मेजर इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के जितने भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, पहले वो मिलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इट फेल्ट कि ये बहुत अच्छा फोरम है। टॉप 20, ओके, टॉप 19, टॉप 20 जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं, वो साथ आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है। तो दे सेड कि लेट अस इवॉल्व इट इनटू अ लीडर्स लेवल मीटिंग। और 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो हाउसिंग जो सब प्राइम मॉर्गेज लेंडिंग क्राइसिस जिसको बोलते हैं, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और वहां उसके बाद उसको अपग्रेड करके लेवल किसका बना दिया गया, हेड ऑफ स्टेट, मतलब अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके मिलने लगे। और यहां पर आप देखोगे तो दो शॉक्स लगे थे। एक 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का शॉक था, और एक 2008 का जो अमेरिकन हाउसिंग जो सब प्राइम मॉर्गेज लेंडिंग वाला शॉक था, विच शिफ्टेड या विच पुश्ड द इंटायर वर्ल्ड इनटू रिसेशन। तो आप देखिए कि दो बार जो शॉक लगा, उससे G20 का जेनेसिस हुआ। एक बार शॉक लगा तो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग बुला ली उन्होंने, और उसके साथ 2008 में जो दूसरा शॉक लगा तो उन्होंने एलिवेट कर दिया। ओके, उन्होंने क्या किया, एलिवेट कर दिया। यस वैभव। सर एक क्वेश्चन था। सर जो हम्म। 1929 में से जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और जो 2008 में से जो हुआ था, दोनों का सर सेम ही रीजन था क्या? कि सर जो बैंक लोन्स जो थे वो कोई बिना गारंटी के सर वो लोन्स वो दे रहे थे, और जब सर वो जब डिफॉल्ट कर गए तब से इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। तो कैसे ये बात सर सच है? देखो, फंडामेंटल डिफरेंस है कुछ। ओके, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन 2008 का क्राइसिस और 1997 का क्राइसिस। जो 1997 का क्राइसिस था वो बेसिकली बैंकॉक से स्टार्ट हुआ था, थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने, थाई लोगों ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने अपने जो बात है, जो थाई बात जिसको बोलते हैं, उसको अनपैक कर दिया था डॉलर से। और उसके बाद दैट वाज नॉट, द करेंसी वाज नॉट रेडी। तो थाईलैंड से जो स्टार्ट हुआ कैस्केडिंग, डोमिनोज जानते हो ना, एक डोमिनोज को पुश करोगे तो दूसरा डोमिनोज, तीसरा डोमिनोज, ऐसे। फिर क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ऑल्सो, स्टॉक मार्केट एक बलून की तरफ फैल गया था। 1929 की बात कर रहे हो आप? हाँ तब ठीक है, दैट इज द, हाँ तब ठीक है। लेकिन 2008 वाला क्या था, वो बॉन्ड से रिलेटेड था। उसमें क्या था, दे वेर सेलिंग बॉन्ड्स, और वो बॉन्ड्स कौन सी थी, सब प्राइम मॉर्गेजेस। जैसे कि आपको घर खरीदना है तो 2001 से लेके 2007 तक अमेरिका में पीपल, पुअर, गरीब से गरीब बंदे के पास एक अच्छा 3 BHK 4 BHK घर था। पीपल वेयर बाइंग अ लॉट ऑफ हाउसेज। और वो कैसे खरीद रहे थे, थ्रू इजी लोन्स। और उसको सब प्राइम मॉर्गेजेस बोलते हैं, मतलब दोज मॉर्गेजेस जिनका जो सर्विसिबिलिटी है वो बहुत कम है। अब सपोज आपने किसी लेबर को 50 लाख का लोन दे दिया, और उसकी मजदूरी की इनकम कितनी है, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए। यू नो दैट वो मजदूर 50 लाख रुपए लोन नहीं भर सकता है, लेकिन फिर भी आपने दे दिया। तो दैट इज द सब प्राइम मॉर्गेजेस, और वो अमेरिका में खूब बांटा गया था। ऑल राइट। यस, चाइना का रियल एस्टेट इशू इज अ बिट डिफरेंट। वहां पर चाइना का रियल एस्टेट इशू है कि पहले दे आर बिल्डिंग, चाइनीज पीपल आर बिल्डिंग एंड देन सेइंग कि आप खरीद लो। और वहां पर क्या है, दे आर सेइंग कि आ जाओ, ठीक है, वी हैव दिस हाउसेज और हम और बना देंगे। पहले वो बायर लाइन अप कर रहे थे। अमेरिकन क्या किया, उन्होंने बायर्स लाइन अप किया, उसके बाद बिल्ड करना शुरू किया। और उसके बाद दे बिल्ड कॉन्डोज अपॉन कॉन्डोज, एंड देन जो ये लोग थे, these people, the Chinese, they build these big cities, they build these big townships, और उसके बाद they expected that people will start moving from cities, Beijing वगैरह से, शंघाई वगैरह से, they will move to these cities and build a thriving ecosystem, but that didn't happen। उसके बाद वो घोस्ट टाउन, जो चाइना का घोस्ट टाउन है, उसमें कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द बैकग्राउंड। ओके, चक्रवर्ती, वांट टू से एनी समथिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस, ठीक है। ओके, लेट अस नॉट स्ट्रे
वेरी फार फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? ओके, ट्राई टू अप योर वॉल्यूम। ओके, तो एलिवेशन हो गया लीडर्स लेवल का, इतना समझ में आ गया क्या इशू था पीछे का, क्यों लीडर्स लेवल पे करना पड़ा। बिकॉज दो शॉक्स आए, एक शॉक से उसका ओरिजिन हुआ, दूसरे शॉक से उसका अपग्रेडेशन हुआ। सो 2009 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इकोनॉमिक जेनेसिस है इसके पीछे। अब जैसे पेरिस अग्रीमेंट है, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। उसी तरीके से G20 के पीछे क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा था 2022 में पेरिस क्लब के बारे में। यू गाइज रिमेंबर पेरिस क्लब? व्हाट वाज पेरिस क्लब? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज पेरिस क्लब? पेरिस क्लब जो था, डेवलपिंग कंट्री जो अनसस्टेनेबल डेट उनको मैनेज करने के लिए, ओके, यस, डेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनको मैनेज करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दे कम टुगेदर टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, सो दैट वाज द पेरिस क्लब। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन द G20 लीडर्स हैव मेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, हमेशा मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। एंड द G20 हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बहुत अच्छा एक आप इलस्ट्रेशन बोल सकते हो जो समझाता है कि G20 के मेंबरशिप कैसे है। तो सबसे पहले G7 है। ओके, G7 है। और आपको पता है ना कि इंडिया को भी दे हैव इनवाइटेड दैट प्लीज कम एंड ज्वाइन द G7। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। तो दिस इज अ यूएस लेड बॉडी। ये क्या है? यूएस लेड बॉडी है G7। अभी इंडिया को भी इन्होंने अलाउ बोला था कि प्लीज कम एंड ज्वाइन एंड टेक रशिया सीट। अब इन्होंने रशिया को यहाँ पर क्यों लगाया? जब यूएस लेड बॉडी है तो व्हाई डिड दे इनवाइट रशिया? तो G7+1 जो था, या G8 जिसको बोलते हैं, G7 प्लस रशिया, G7+1 या G8, सो उसमें रशिया को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। उसके उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। 1991 के बाद जब रशिया बना था, यूएसएसआर ब्रोक अप एंड रशिया बिकेम, तो बोरिस येल्सिन करके बंदा आया। देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड बोरिस येल्सिन। अब उन्होंने दे एडवोकेटेड क्लोजर कोऑपरेशन, दे एडवोकेटेड क्लोजर कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने बोला कि अब हम जो पुराना हमारा दुश्मनी थी उसको हम भुला लेते हैं। एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट द अमेरिकन्स एंड द रशियंस, they became they are ideological enemies, they are not natural enemies। okay, they are not natural enemies बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 में जो रोमानोव्स थे, उनके समय में भी अमेरिका उनका एलाई था। ओके, बिकॉज दे बोथ फॉट ऑन द सेम फ्रंट। उसके पहले भी उसके पहले भी जो रशियंस हैं उन्होंने अमेरिका के साथ कभी वॉर नहीं छेड़ा। अलास्का जो था, अलास्का पहले एक रशियन टेरिटरी था, वहां पर बेयर ट्रैपर्स रहते थे जो बेयर को ट्रैप करते थे। 1857 में, आई थिंक 1857 में दे बॉट अलास्का, और बहुत पीसफुल ट्रांजिशन हुआ। तो रशियंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दे आर आइडियोलॉजिकल एनिमीज, दे बिकेम आइडियोलॉजिकल एनिमीज। ओके, आफ्टर ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड द कम्युनिज्म का राइज हुआ, तो कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म हुआ। तो जब रशिया का जो यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ, एंड देन बोरिस येल्सिन केम, ओके, बोरिस येल्सिन केम, तो उन्होंने बोला कि वी नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम पुराना भूल जाते हैं। तो उनको G7+1 में कर दिया गया एंड दे वर एजेक्टेड। पहले G8 था, दे यूज टू मीट, द पुतिन ऑल्सो यूज टू गो टू G7 मीटिंग्स। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज क्राइमिया हैपेंड। क्राइमिया को उन्होंने सीज कर लिया एंड देन उनको निकाल दिया गया यहाँ से। और वहां से फिर अब डिटोरिएट हो गया है एंड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जो 70-80 साल पुरानी जो उनका दुश्मनी थी, दैट इज नाउ बैक। ओके, उसके बाद अगर आप इसमें ही ऐड कर लोगे, अब G8 में मत हटाओ, रशिया को मत हटाओ, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20। अभी G7 रशिया को नहीं बुलाता बिकॉज ऑफ क्राइमिया। तो जो G8 है ये डिसफंक्शनल है। G7 एग्जिस्ट एज अ यूएस लेड बॉडी। जो वेस्टर्न वेस्टर्न जो एलाइज हैं वो साथ में आते हैं, उसमें जापान भी इंक्लूडेड है फ्रॉम एशिया। G8 is also there, but it is dysfunctional because of the war in Ukraine and the Crimean crisis। लेकिन उसमें अगर ये सारी कंट्रीज आप ऐड कर दोगे, so this become G20। and this was a question from 2020, I think 2020 का या 19 का क्वेश्चन था ये प्रीलिम्स का।
आपको 4 पेयर दे दिए गए थे पर ऑप्शन, यू वेर गिवन 4 पेयर्स पर ऑप्शन, और आप वहां पर आपको सेलेक्ट करना था। इफ यू गाइस रिमेंबर, सिंगापुर वगैरह भी था उसमें, और सिंगापुर, ऑल दीज कंट्रीज वेयर देयर, आपको चूज करना था कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंट्रीज है। टर्की आ गई, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो केम, अब तो अफ्रीकन यूनियन, तो दो यूनियंस हैं अब, एक यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। नहीं, उल्टा आप बोल रहे हैं, जो G7 है, इट वॉज देयर और रशिया वॉज इनवाइटेड। G7 एग्जिस्ट करती थी, फिर रशिया इनवाइट हो गया, ओके। और उसके बाद रशिया, व्हेन इट स्टार्टेड इट्स एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स इन क्राइमिया एंड यूक्रेन, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज निकल जाए यहाँ से, आपकी अब कोई जरूरत नहीं। देन अर्जेंटीना इज देयर, ब्राजील इज देयर, साउथ कोरिया इज देयर, मेक्सिको इज देयर, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अभी इंडिया में ही हुआ है, एंड देन साउथ अफ्रीका। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो प्रेजेंट है। और अफ्रीकन यूनियन, हमने क्या किया, हमने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट कर दिया। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी थी, टॉक मोर डू लेस, दे टॉक अ लॉट कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, वो इंडिया ने पुश करके अफ्रीकन यूनियन के लिए कर दिया। इंडिया डिड व्हाट द वेस्ट टॉक्ड अबाउट, ओके। तो ये कंट्रीज हैं, इसको याद रखना आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है और G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब आप आंसर्स में कोट करोगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। देन लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो जो G20 है, इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल मीटिंग्स, मतलब हर साल मीटिंग होती है, ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये क्या था, ये है दोस्त आपका ओरिजिनल अरेंजमेंट, दिस इज ए ओरिजिनल अरेंजमेंट 1997 का जो था, जो 1999 में बन के आया। देन विद अ लीडर समिट हेल्ड वंस अ ईयर, ओके। अब इसमें क्या है कि एनुअल मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जाती हैं, वो मीटिंग करती हैं, बाहर के लोग आते हैं अगर इंडिया में होता तो। देन उसके साथ क्या होता है, शक्तिकांता दास जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, वो जाते हैं, वो वहां पर मीट करते हैं अदर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के साथ और डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी, हाउ टू गाइड बेटर, ओके। सॉफ्ट लैंडिंग अभी मैंने भेजा ना, तो उस टाइप की पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है, दैट व्हाट इज बेटर, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग। और इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो ब्रेटन वुड सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट रहती हैं, ओके। देन लीडर्स की एक हर साल एक मीटिंग होती है, जैसे इस साल यहाँ पर हुआ, ओके। दिस ईयर इंडिया में हुआ, नेक्स्ट ईयर कहाँ पर है, कैन एनीवन टेल मी, वेयर इज द नेक्स्ट लोकेशन, 2024 का कहाँ पर होगा। ब्राजील में होगा, लूला लूला डा सिल्वा को दिया था उन्होंने, ओके। लूला डा सिल्वा को, जो हैमर होता है ना, दैट वाज पास टू लूला डा सिल्वा, नॉट दिस द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ओके। G20 consists of two parallel tracks called the finance track and the Sherpa track. तो जो G20 समिट होता है, उसके साथ साथ दो ट्रैक्स चलते हैं। ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, जो समिट टाइप का ही होता है, वो पैरेलली चलते हैं, उसमें शेरपाज होते हैं, शेरपा ट्रैक होता है और एक फाइनेंस ट्रैक होता है। अगर आपने देखा होगा, बिफोर दिस G20 समिट फ्रॉम 9 अक्टूबर, जो सितंबर से हुआ था, उसके पहले कुछ महीने पहले ही देयर वाज अनदर समिट, अंडमान वगैरह में भी हुआ था, अरुणाचल में भी समिट हुआ था। देन देयर वाज अ समिट इन अहमदाबाद ऑल्सो, देयर वाज अ समिट इन मानेसर ऑल्सो, है ना। तो ये सारी जो सिटीज है, वहां पर मल्टीपल समिट्स होता है, और वो मल्टीपल समिट्स में जो जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हो गए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, उनके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाया जाता है उन कंट्रीज के, वो आके यहाँ पर एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करके कोऑपरेट करते हैं। ये जो दो ट्रैक है, कौन कौन से ट्रैक, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक, ये याद रखना। भाई हो सकता है कि यूपीएससी थोड़ा सा आपको लो बॉल कर दे, होता है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉल बहुत फास्ट आएगी, तो आपने क्या किया कि जितने भी दिल्ली डिक्लेरेशन है उसके पॉइंट्स लिख लिए। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, आपको एक स्लोअर वन दे दिया। स्लोअर वन मतलब क्या हुआ, स्लोअर वन मतलब कि व्हाट इज G20, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बताओ, उसका लिमिटेशन बताओ, एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू राइट। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ होता था, ओके। मैं बहुत हाई लेवल पढ़ के चला जाता था, बट जो बेसिक्स है वही नहीं क्लियर होते थे, ओके। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर यू आर डूइंग वन टॉपिक, तो दो लेयर में करो।
एक लेयर दैट इज बेसिक्स, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, व्हाट इज G20, व्हाट इज ब्रिक्स, उसके बाद देखो कि उस समिट में क्या हुआ। ओके, ठीक है। सो दीज टू ट्रैक्स, जो कि फाइनेंस ट्रैक है, यस अमिताभ कांत, यू आर राइट ऑन दैट, ही वॉज आर G20 शेरपा। सो जो ये जो ट्रैक है, दीज टू ट्रैक्स, जो शेरपा ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक है, दे प्ले एन एक्टिव रोल इन शेपिंग आइडियाज एंड प्रायोरिटीज फॉर दी होस्ट प्रेसिडेंसीज। तो ये क्या होता है, तैयारी होती है। बेसिकली जो लीडर्स आते हैं उनके पहले की तैयारी होती है। आई टेल यू वन थिंग, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, व्हेन यू विल बिकम डिप्लोमैट्स, तो व्हाट आई हैव सीन, ओके, इन माय सर्कल, व्हाट जो भी आईएफएस ऑफिसर्स हैं या जो भी इसमें काम करते हैं, एसपीजी में काम करते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट इफ सपोज मोदी जी वांट्स टू गो टू से जर्मनी, तो जर्मनी 2 महीने पहले एक टीम जाती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी एज ए प्लेन में बैठ के चले जाते हैं, 3-4 महीने पहले से प्रोग्राम बन जाता है कि मोदी जी यहाँ जाएंगे, मोदी जी वहां जाएंगे, इस दिन ये जो ओलोफ शैल्स है या एंजेला, पहले एंजेला मर्केल थी, उनसे ऐसे बात करेंगे। कोई भी चीज अनप्लान नहीं होती है, इम्प्रॉम्प्टू नहीं होती है, बहुत ही रेयर केसेस में इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग्स होती है। उसी तरीके से G20, आप समझ रहे हो कितना बड़ा बात है, 20 कंट्री के लीडर्स, इट इज अ मैसिव थिंग, 20 कंट्री के लीडर्स एक जगह आएंगे। सो उसके लिए पहले से, एक एक साल पहले से, 2023 का समिट है तो 2022 ही में लोग आना स्टार्ट कर दिए थे। वेयर इज द वेन्यू, वेयर इट, यू नो व्हाट वी विल टॉक अबाउट, क्या एजेंडा रहेगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में लिख के चैट जीपीटी से निकाल के दे दिया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए 1 साल से काम चल रहा था। बाली में जैसे ही एंड हुआ, एक टीम बनाई गई और उनको बोला गया कि आप न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे काम करो। तो दैट ऑल्सो हैपन। तो ये जो शेरपा ट्रैक है, ये जो फाइनेंस ट्रैक है, ये पैरेलली चलता है, एंड इट प्रिपेयर्स द एजेंडा कि किस एजेंडा पे बात होगा। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीलैटरलिज्म। इस टाइप की जो प्रिपरेशन होती है, दैट एक्चुअली इज अ विन फॉर मल्टीलैटरलिज्म। ओके, सो प्रिपेयर एंड फॉलो अप ऑन द इश्यूज एंड कमिटमेंट्स अडॉप्टेड एट द समिट। जो भी फॉलो अप होता है, अभी जैसे हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकाल दिया, बायोफ्यूल अलायंस निकाल दिया, तो निकालने से नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो अब हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद, मे बी नवंबर दिसंबर में, एक वर्चुअल मीटिंग भी होगी सारे लीडर्स के साथ, और बाहर से लोग आते रहेंगे टिल द नेक्स्ट समिट इन ब्राजील, कि चलो जो न्यू दिल्ली में अग्रीमेंट हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हो सकता है सऊदी अरेबिया का जो इक्विवेलेंट है, आईएएस ऑफिसर, सम सेक्रेटरी, सम शेख हु इज अ सेक्रेटरी, ही विल कम एंड टॉक कि अच्छा हमारे इस पे बात हुई थी, इस पॉइंट्स पे बात हुई थी, लेट अस सॉर्ट इट आउट, ताकि वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो सके। देन देयर इज अ शेरपा ट्रैक। व्हाट इज अ शेरपा ट्रैक? तो शेरपाज ऑफ मेंबर कंट्रीज आर द पर्सनल एमिसरीज ऑफ लीडर। तो अमिताभ कांत जी जो है, who was earlier I think the CEO of दिस नीति आयोग, राइट? सो नीति आयोग में पहले थे ये, एंड देन अमिताभ कांत जो जी जो थे, ही बिकेम अ पर्सनल एमिसरी, दैट इज अ शेरपा ऑफ नरेंद्र मोदी। उसी तरीके से दूसरे कंट्रीज में भी जो डिप्लोमेट्स या ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनको शेरपा बना दिया गया था, और दे केम टुगेदर, और इन द पर्सनल कैपेसिटी, लाइक कि ऑलरेडी लीडर के साथ, लीडर ने मेरे को एम्पावर किया है टू डिसाइड व्हाट विल बी टॉक्ड अबाउट। तो उनको क्या, लीडर्स ने अपना पावर डेलीगेट कर दिया शेरपास को, कि तुम जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यू कैन गो एंड टॉक ऑन माई बिहाफ, you have all the powers. Okay, they concentrate on socio-economic issues such as agriculture, anti-corruption, climate, digital economy, education, employment, energy, environment, health, tourism, trade and investment. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी पे बात हुई थी, ये हर फैसेट पे बात करके गए हैं, क्लाइमेट पे बात करके गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारा ओरिजिन इकोनॉमिकल है या फाइनेंशियल है तो हम क्लाइमेट पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नथिंग इज डन इन साइलोज। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि क्लाइमेट के बारे में हम कहीं और बात करेंगे। फाइनेंस और क्लाइमेट आर नाउ इंटरकनेक्टेड, tourism and finance are now interconnected, tourism and climate are interconnected, everything is interconnected, because globalization का मतलब क्या होता है, that we are living in an interconnected world. Okay,
इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। जो शेरपाज होते हैं, जो शेरपा ट्रैक होता है, वो ओवरसी करता है ऑल दी नेगोशिएशंस ओवर द ईयर। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, बाली में लास्ट ईयर 2022 में जो खत्म जैसे हुआ, प्रिपरेशन यहाँ की चालू हो गई। ऐसा नहीं था कि बर्थडे पार्टी की तरह कि उठे सुबह उठे और बैलून फुला के लगा दिया। इसके लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चल रही थी, माइन्यूट पॉइंट्स पे, ताकि किसी भी तरीके का ब्लंडर या फॉपा ना हो जाए। ओके, whatever the agendas for the summit, okay, and whatever the coordination is needed, ताकि 20 कंट्री के लीडर्स है ना दोस्त, इट इज अ वेरी बिग इवेंट। 20 कंट्री के लीडर को मैनेज करना, 20 कंट्रीज के एस्पिरेशंस को मैनेज करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कंसेंसस। एक बार आए, यू कम यू 20 लीडर्स एक साथ आए, तो उसमें से हो सकता है कि 18 विल अग्री एंड 2 विल डिसअग्री ऑन सम मैटर, कि नहीं नहीं ये मेरे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। सपोज रशिया का ले लो, रशिया के लिए हमने क्या किया, रशिया का जो वो हमने डिक्लेरेशन दिया कि वी नीड ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, वी नीड कि दोनों साइड डिप्लोमेसी से काम ले, और जो रियलिटीज है उसको हमने समझा वहां का, वट एवर द रियलिटीज वॉज ऑफ दैट एरिया, वो हमने समझा। और उसके लिए क्या होता है कि बार बार रशियंस एंड चाइनीज एंड द अमेरिकन एंड द यूरोपियंस, उनसे हमें बात करना पड़ा कि ओके वी नीड टू रीच अ कंसेंसस। अगर 20 में से दो भी मना कर दें ऑन सम लेवल कि नहीं एंटी करप्शन वाला पे मैं नहीं मान रहा, यू कैन नॉट गो अहेड, बिकॉज G20 इज अ कंसेंसस बेस्ड प्लेटफॉर्म। यहां पर वीटो नहीं चलता है यूएनएससी की तरह। आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि तुम छोटे कंट्री हो, नॉन परमानेंट कंट्री हो, आई विल नॉट लिसन टू यू। अर्जेंटीना को प्रॉब्लम है तो 19 कंट्रीज वो बैठ के सुनेंगी दैट वॉट एवर द प्रॉब्लम इज विद अर्जेंटीना, बताओ भाई तुम क्यों नहीं मान रहे हो ये। सपोज ब्राजील को प्रॉब्लम है तो दे विल आस्क ब्राजील दैट ओके एवरीवन इज अग्रीइंग, व्हाई यू आर नॉट अग्रीइंग। ऐसा नहीं कि ब्राजील को बोल देंगे कि साइड में हट जाओ, 19 लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेसी विंस, ऐसा नहीं होता। Then we come to the finance track. It is headed by the finance ministers and the central bank governors of each country, who generally meet 4 times a year. 4 बार मिलते हैं जनरली, उससे ज्यादा उससे कम भी हो सकता है, with 2 meetings being held on the sidelines of World Bank IMF fund meetings. All right, sorry, IMF meetings, तो IMF भी मीटिंग्स बुलाती हैं मेंबर कंट्रीज की, तो ऑल दी मेंबर्स, ओके, आपको पता है ना दैट टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक यू फर्स्ट नीड टू बी अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर, सपोज आपको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, अच्छी अच्छी लोन चाहिए, यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ द IMF। ओके, अब IMF के आपको मेंबर बनना है तो यू नो ऑल दी 20 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, बिकॉज ब्रेटन वुड्स कंसेंसस प्रीसीड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड प्रीसीड्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीवन इज ऑन बोर्ड। तो जब भी ये अपना मीटिंग बुलाती है तो एवरीवन गोज, और एवरीवन वहां वहां पर जाके बातें करते हैं कि ठीक है कैसे हम मॉनेटरी जो ग्लोबल मॉनेटरी सिचुएशन है उसको बेटर कर सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट। ओके, इन सब में क्या रहता है कि इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट। तो 4 बार मीटिंग जनरली होती है, ज्यादा कम हो सकता है उससे। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जाते हैं, उसको फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं। और 2 मीटिंग कहाँ होती है, IMF और वर्ल्ड बैंक के साइडलाइंस पे होती है। तो वहां पर बहुत सारे कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के गवर्नर्स आते हैं, और जो G20 के मेंबर्स हैं वो थोड़े साइड हट जाते हैं और एक रूम में बैठ के ये डिस्कस की ठीक है जो नेक्स्ट ईयर जो समिट हो रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। फोकस एरियाज क्या क्या है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज, उसमें क्या क्या आ जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज वी आर नाउ इंटर, याद रखना, वी आर नाउ इंटर कनेक्टेड। ओके, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये टैक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है व्हाट इज द वर्ड इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए? आई हैव लाइक सेड समथिंग इन द क्लास ओनली। आपने सुना है मैट को? मिनिमम मिनिमम जो टैक्सेशन होता है, वो बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, मैट के पीछे क्या है, मिनिमम टैक्सेशन। ओके, तो मिनिमम टैक्सेशन है, एवरी कंट्री सेज कि 15% का मिनिमम टैक्सेशन कॉर्पोरेट्स पे। ओके, यस, 15% वाला। तो 15%,
15% टैक्स सारे कंट्रीज को लगाना पड़ेगा मिनिमम, उसके ऊपर भी लगा सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? कुछ कंट्रीज हैं, ओके, यस, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, मैट का फुल फॉर्म इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो जो मैट है उसमें कंट्रीज क्या बोल रही है बेसिकली, दैट देखो कुछ कंट्रीज होती है, सपोज दुबई ले लो, वहां पर बहुत डर्ट चीप है, ऑलराइट, देर इज सम कंट्री देर लाइक 0% कॉर्पोरेट टैक्स, तो वहां पर क्या करती है, जो कंपनीज है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? डू यू नो वेयर इज अमेजोन? यू नो अमेजोन का जो फाइनेंशियल ऑफिस या जो अमेजोन इज रजिस्टर्ड इन विच कंट्री? इट इज रजिस्टर्ड इन लग्जमबर्ग। ओके, लग्जमबर्ग में उनका ऑफिस है। वहां से चलते हैं तो वो वहां के जो टैक्स बेनिफिट है, दे सेल द प्रोडक्ट्स इन यूएसए एंड द इंटायर वर्ल्ड, लेकिन टैक्स कहाँ का देते हैं? लग्जमबर्ग का देते हैं। उसी तरीके से आयरलैंड, उसी तरीके से पनामा, उसी तरीके से केमन आइलैंड्स, उसी तरीके से लॉट्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर, जहां पर जाके पीपल सेटअप, उनको टैक्स हेवंस बोलते हैं, और वहां पर जाके पीपल सेटअप देयर हेडक्वार्टर्स, और वहां का 1% 2% टैक्सेस देते हैं। और उससे क्या होता है, जो कंट्रीज हैं जहां पर सामान बेचा जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट कंपनी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सारी कंट्रीज साथ आएंगी और एक 15% का मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगाएगी। दैट 15% तो देना ही है दोस्तों। उसके उसके ऊपर आपकी श्रद्धा, हो सकता है कि कोई कंट्री 20% लगा दे, 25% लगा दे, लेकिन सारी कंट्रीज मिनिमम 15% लगाएगी टू किल द कंसेप्ट ऑफ टैक्स हेवन। ओके, टू किल दी, यस, मॉरिशस, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, मॉरिशस हो गया, फ्लिपकार्ट कहाँ रजिस्टर्ड है? सिंगापुर में। सिंगापुर में क्यों रजिस्टर्ड है? व्हाट इज द रीजन? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया बहुत खराब था, बट टैक्सेशन लेने की। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे बात होती है। देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रॉयका। अब ट्रॉयका होता क्या है? ट्रॉयका समझते हो ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप का, तो तीन लोग जो होते हैं उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं? अभी अभी का ट्रॉयका कौन होगा, कोई बता सकता है? अगर मैं अभी का G20 का ट्रॉयका बोलूंगा तो उसमें कौन होगा? वेरी गुड है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। क्यों? बिकॉज होस्ट ऑफ द लास्ट ईयर, होस्ट ऑफ दिस ईयर एंड होस्ट ऑफ कमिंग ईयर्स, तो ये बनाती है आपका ट्रॉयका। ओके, नहीं, ब्राजील विल बी देयर एंड इंडोनेशिया विल बी देयर एंड इंडिया विल बी देयर। आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग साउथ अफ्रीका, बिकॉज ब्रिक्स हुआ था साउथ अफ्रीका में, अभी ब्रिक्स समिट हुआ था, G20 नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में। So G20 presidency hosts the summit and directs the agenda for a calendar year. तो इंडिया जैसे अभी होस्ट कर रहा था, तो इंडिया विल डायरेक्ट ही कब आना है शेरपास को, कब आना है फाइनेंस मिनिस्टर्स को। ओके, तो ये सारी चीजें, यस, साउथ अफ्रीका इज आफ्टर ब्राजील। और जो प्रेसिडेंसी है वो सपोर्टेड बाय द ट्रोइका। मतलब प्रेसिडेंसी को कौन सपोर्ट करता है यहाँ पर? प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। मतलब हमें सपोर्ट मिला होगा, सेक्रेटेरियल सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, इंडोनेशिया से और ब्राजील से। ब्राजील के लोग हमें हेल्प किए होंगे, ब्राजील के डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स, और इंडोनेशिया के डिप्लोमेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स वुड हैव हेल्प्ड अस। और ये एक नॉन बाइंडिंग फोरम है, जो ट्रोइका का डिसीजन होता है वो नॉन बाइंडिंग फोरम है, ठीक है? तो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग एंड मेंबर्स कंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट देम। आपको आप फोर्स नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज कंसेंसस मॉडल है। एक कंट्री भी अगर नहीं बोलेगी कि मुझे नहीं करना, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। कोलैबोरेशन विद मल्टीलैटरल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो देयर। बहुत सारी कंट्रीज, सॉरी, बहुत सारी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है who dispense a lot of loans, who dispense a lot of aid to developing world, तो उनको भी ऑन बोर्ड करना इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें कौन कौन आ जाता है? IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ADB, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, AIIB, ओके, ADB हो गया, ओके, ब्रिक्स बैंक का जो NDB है, उनके साथ बात करती है कि G20 की आप हेल्प करो, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी बात करती है, गुड। इन सारे फोरम से बात करती है कि ठीक है, वी आर आपने देखा होगा IMF के जो चीफ हैं, इंडियन, आई थिंक, व्हाट इज नेम, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई थिंक ही वाज मास्टर कार्ड के पहले जो CEO थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट IMF गाय? अजय बांगा, यस। तो अजय बांगा जी जो हैं, ही इज नाउ लीडिंग, यस, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का है कि IMF का? हु इज दैट अजय बांगा? अजय बैंक, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है, यस, यू आर करेक्ट, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है अजय बांगा, यू आर करेक्ट। हाँ, लेडी है, उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, यस। सो जो क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा है, आई थिंक एवरीवन सॉ हर डांसिंग, वो असमीज जो डांस हो रहा था, शी वाज, यस, यस, यू आर करेक्ट।
और वर्ल्ड बैंक के हैं अजय बांगा, ठीक है। तो अजय बांगा जी अगर आपने देखा होगा तो ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड विथ हिज स्पाउस, वो भी आके मोदी जी से हाथ मिला के गए। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उनको भी प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया व्हेन ही केम। तो ऐसा क्यों दिया गया? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे डेवलपमेंट एड्स इंडिया में और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, अफ्रीका में, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर जो एड्स हैं, दैट इज डिस्पेंस्ड बाय द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ओके। देन व्हाट इज द बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ G20? अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट तो देयर इज एन एक्सपेंशन इन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो देखो क्या होता है कि व्हेन पीपल मीट, ओके, ऐसा समझो इसको, थोड़ा सा मैं बास्टर्डाइज करके समझाता हूँ। बास्टर्डाइज करके समझाता हूँ। सपोज आपकी किसी रिलेटिव से नहीं बनती है। मान लो कि 20 लोग का परिवार, ऐसा समझ लो कि 20 पीपल फैमिली है आपका, और आपकी किसी मामा ताई फूफा चाचा से नहीं बनती, ओके, किसी कजन से नहीं बनती है, और आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो whenever there is a marriage in the family, whenever there is a function in the family, you all congregate at one place। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस जिस बंदे से तुम्हारी नहीं बन रही है और आपकी बात नहीं हो रही थी बहुत सालों से, आप उनसे बात करते हो, ओके, एज अ फॉर्मेलिटी, और उसी में कुछ ब्रेक थ्रू हो जाता है, ओके, ही से सॉरी और यू से सॉरी, उसी में आपकी बातें स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा फोरम है जहां पर दो बायलैटरल कंट्री, सपोज कंट्री ए एंड कंट्री बी, उन दोनों में मान लो बातचीत नहीं है, या उन दोनों में किसी मामले पे, सपोज कोई किसी रीजन के वजह से दे आर डिसएग्रीइंग ऑन सम मैटर, तो ये बहुत एक अच्छा एरिया है जहां पर कोऑपरेट कर सकते, ओके। यहाँ पर बहुत, सऊदी यूएस का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। सऊदी अरेबिया वाज ऑन अ मिशन कि भाई मैं तो यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल ही जाऊंगा। चाइना के कहने पे ईरान से दोस्ती कर ली, चाइना के कहने पे ईरान से दोस्ती कर ली। रशिया, यूएस ने बोला रशिया पे सैंक्शन लगाओ, ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाओ, जैसे नहीं करेंगे क्या कर लोगे? ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला ताकि रशिया पे सपोर्ट मिल सके, रशिया के अगेंस्ट। दे सेड नहीं, और जाके पुतिन से बात कराया बंदा। ही वेंट एंड टॉक टू पुतिन एज वेल। तो ही वॉज ऑन अ मिशन। आफ्टर द खशोगी इंसिडेंट ही वॉज ऑन अ मिशन कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, ओके, वॉट एवर द पुश बैक दैट ही रिसीव्ड आफ्टर खशोगी इंसिडेंट, तो उसका बहुत गंदा ईगो हर्ट हुआ था। तो लेकिन यहां पर मोदी जी ने क्या किया? उन दोनों को मिला दिया, हाथ मिला दिया, दोनों स्माइल किए। हो सकता है कि ही माइट हैव कंसेंटेड टू अ क्लोज डोर मीटिंग, की ठीक है बात बाइडेन से बात ही कर लेते हैं। तो कहीं ब्रेक थ्रू हुआ ना, तो नाराज फूफा और नाराज चचा एक दूसरे से बात तो किए, है ना। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो हांगजाऊ में, चाइना में 2016 में हांगजाऊ में हुआ था, आपको पता है ना, चाइना स्पेंड $24 बिलियन allegedly, not confirmed but allegedly, the Chinese spent around $24 बिलियन to prepare Hangzhou for the G20 summit, क्योंकि हांगजाऊ में जीरो से उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, और इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव G20 समिट टिल डेट। तो हांगजाऊ में जो हुआ था वहां पर यूएस और चाइना के बीच में कन्वर्जेंस आया, कहां पर? पेरिस अग्रीमेंट। बिफोर दैट द चाइनीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, द अमेरिकन, दे वर नॉट सीइंग ईच अदर आई टू आई। फिर वहां पर दोनों ने बैठ के बात किया, दे सेड कि ओके वी आर एबल टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज। देन G20 समिट अर्जेंटीना में था, मोदी जी भी गए थे वहां, योगा वोगा उन्होंने सिखाया था। तो G20 समिट जो अर्जेंटीना में हुआ था, इट फोकस्ड ऑन फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी 20 कंट्री आके फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उन्होंने बात किया। ऐसा फोरम कहीं नहीं मिलेगा। 20 कंट्री, 20 मेजर कंट्रीज, 20 मेजर कंट्री जिनका से है, ओके। यूनाइटेड नेशंस, आई थिंक G20 इज मोर इंपॉर्टेंट देन द यूनाइटेड नेशंस, अगर उस कंटेक्स्ट में बात करो, बिकॉज यूनाइटेड नेशन जो है इतने ज्यादा मेंबर्स हैं, और इतने कुछ इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज आर ऑल्सो देयर। इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज का मतलब ये नहीं कि बेकार कंट्रीज, इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज मतलब 50,000 40,000 की पॉपुलेशन है। तो ग्लोबल स्टैंडिंग है क्या उस कंट्री का? आप अगर उस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो 40 50 हजार 20,000 पॉपुलेशन है ना। तो उनका भी अगर, उनके वजह से बहुत हौच पौच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 20 कंट्रीज which are very very industrialized, very very important from the global context, global economical context, and the they are polluting as well, तो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस। सो G20 summit in Germany 2021 focused on the issues regarding money laundering, इंटरनेशनल टैक्स हेवेंस, तो ये जो मैट वाला जो मैंने बताया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और करप्शन, इन सब से रिलेटेड था। देन बाली में जो समिट हुआ था लास्ट ईयर,
it focused on financial stability, humanitarian crisis, poverty and aid to least developed countries. तो ये जो हुआ था, this happened in the backdrop of the COVID-19 पैंडमिक। तो बहुत सारे कंट्रीज का जो सिस्टम है वो हिल चुका है। श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, पाकिस्तान तो चलो ठीक है, पाकिस्तान का भी एग्जांपल ले लो, है ना। तो उनमें क्या हुआ कि दे टॉक्ड कि इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर भी एक इश्यू है। ओके, यूक्रेन वॉर क्यों इशू है? यूक्रेन वॉर क्या कोई बता सकता है? यूक्रेन और रशिया में तो चलो वॉर हो रहा है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास, और ये सब चीजें हैं। क्या कोई बता सकता है व्हाई दे आर ऑफ कंसिक्वेंस टू द वर्ल्ड? एक रीजन है उसके वजह से, फूड सिक्योरिटी। वेरी गुड, दैट इज द आंसर। फूड नहीं, दो है, एक है वीट और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। ओके, एक है वीट और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। तो अगर आप मैं मैप बना के दिखाऊं, तो ये सपोज दिस इज क्राइमिया। ओके, दिस इज द क्राइमियन पेनिनसुला, और ये क्या है आपका? टर्की है। यहाँ पर आपका इस्तांबुल है। ओके, और यहाँ पर आपका जो टर्किश मेनलैंड जिसको कहेंगे। ये कौन सा स्ट्रेट है, कोई बता सकता है? विच स्ट्रेट इज दिस? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। एक्सीलेंट। ओके, Pietro Griffin, you are on. I think you have chugged Monster drink something because you are typing very fast. तो एक सेकंड के अंदर आप आंसर दे रहे हो, दैट्स एक्सीलेंट। तो यहाँ से सपोज जो क्राइमियन पेनिनसुला है, और यहाँ पर एक पोर्ट है यूक्रेन का जिसको हम ओडेसा बोलते हैं, और यहाँ पर है सेवास्तोपोल। तो ये जो दो पोर्ट है, सेवास्तोपोल, और सेवास्तोपोल इज इन दी रशिया, जो क्राइमिया जो ऑक्यूपाई किया हुआ उन्होंने, और ओडेसा इज इन यूक्रेन। यहां से क्या होता है? फर्टिलाइजर्स और वीट, बिकॉज बोथ आर दी वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा वीट प्रोड्यूस होता है, हाई क्वालिटी वीट प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होता है? ब्लैक सी है यहाँ पर। विच सी इज देयर? ब्लैक सी। और ब्लैक सी से ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से जाता है और वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या है? वॉर के चलते क्या हुआ? सप्लाई में गलत हुआ है, और उसके वजह से वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी, चलो इंडिया की तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी खतरे में है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज वो क्या करती थी? मंगाती थी। दे यूज टू ऑर्डर रशियन एंड यूक्रेनियन वीट। इंडिया को भी इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया को, बिकॉज रशियन फर्टिलाइजर वॉज यूज टू ग्रो आवर क्रॉप्स। तो ये जो G20 लीडर्स हैं, दे प्रोमिस्ड। ये समझ में आ गया मैप? आई थिंक ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव अब समझ में आया। मैपिंग के थ्रू आपको मैंने समझाया, तो आई थिंक यू गॉट व्हाई ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली एक सेफ पैसेज टू दी शिपिंग्स विच आर प्लाइंग, बिकॉज रशियन ब्लैक सी फ्लीट जो है, इट इज ऑपरेटिंग विद देयर कॉर्वेट्स एंड देयर डिस्ट्रॉयर्स एंड देयर फ्रिगेट्स। तो माइंस ले कर रहा है रशियन वॉरशिप्स। और उसके वजह से क्या हो रहा है? हो सकता है कल को एक बड़ा जो टैंकर होता है विद वीट एंड एवरीथिंग, वो माइन पे चला जाए, और माइन पे ट्रिप करके, और वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। ऑल राइट, रशिया को रिटर्न में क्या मिला? रशिया को अपना वीट एक्सपोर्ट करना, रशिया को पैसा मिल रहा है ना वीट एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर सेफ पैसेज मिल रहा है, देखो यूक्रेनियंस भी बदमाश है, ऐसा नहीं है कि रशियंस अकेले कर रहे हैं। यूक्रेनियंस छोटे छोटे बोट यूज करके और जाके रशियन जो नेवल एसेट्स है उस पे ना वो बॉम्ब लगा देते हैं, और वो फिर फट जाता है, एंड दे उसके बाद ये काम करते हैं। तो बेसिकली बोल रहा है कि यूक्रेनियंस विल आल्सो स्टैंड डाउन, एंड द रशियंस विल आल्सो स्टैंड डाउन इन दिस एरिया। ओके, सो दैट इज व्हाई द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? सेफ पैसेज। वहां पर टर्की भी इन्वॉल्व है, बिकॉज टर्की का स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस हम यूज कर रहे हैं। देन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो G20 है, इट हैज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उसमें क्या क्या फोकस है? इंक्रीज विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, जो लेबर फोर्स है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। देन और क्या है? रिड्यूसिंग जेंडर पे गैप, विमेन का जो जेंडर पे गैप है उसको रिड्यूस करना। ऐसा बोला जाता है कि 76 सेंट्स मिलता है पर डॉलर। तो सेम काम के लिए विमेन को 76 सेंट्स मिलता है, और आदमी को $1 मिलता है। ओके, सो वो अलग इशू है। ओके, यू माइट से समथिंग कि विमेन डोंट नेगोशिएट और दे आर नॉट अप फ्रंट, है ना। ये चीज नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो पैट्रियार्कल सिस्टम के थ्रू अभी भी विमेन आर अंडर पेड। ओके, जो सेम काम के लिए विमेन को जो पैकेज मिलता है, इवन इन दी आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज 1 आध लाख कम ही करके देती हैं। I'm talking about medium sized companies, not the Google Pang one, because Pang में अब क्या हो गया? They will pay parity.
देन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वीमेन गेट एजुकेटेड, उससे क्या होता है, टीएफआर कंट्रोल में आता है. द मोर द वुमेन गेट्स एजुकेटेड, उतना उसके पास जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगा. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेयर, कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन अच्छा करना? ये अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक चैड, सुडान, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक माली, ओके, नाइजर, बेनिन, ये सारी जो कंट्रीज है, कैमरून, सेनेगाल, ओके, गिनी, ये सारी कंट्रीज क्या है, दे आर एक्सपीरियंसिंग पोवर्टी पहले से थी, लेकिन अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी आ रहा है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल. तो दे आर सेइंग कि वहां की जो लेडीज है उनको पढ़ाओ ताकि उनका जो टीएफआर है वो कंट्रोल में आ सके. हेल्थ केयर बेटर करो कंट्रोल में लाने के लिए. अब इश्यूज क्या क्या है, देर आर सर्टेन इश्यूज. नहीं, नाइजर एंड नाइजीरिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ओके. नाइजीरिया साउथ में थोड़ा और नाइजर ऊपर है, लैंड लॉक्ड है. नाइजीरिया इज द कोस्टल कंट्री. तो इश्यूज में देखते हैं व्हाट आर द इश्यूज ऑफ G20. सो सबसे पहले देयर इज अ डिफिकल्टी इन रीचिंग कंसेंसस. कंसेंसस रीच करने में डिफिकल्टी होती है. ड्यूरिंग 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो G20 है, इट स्ट्रगल टू कम विथ अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स. कोऑर्डिनेशन की कमी थी इवन ड्यूरिंग द हाइट ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. There has been a friction within the group sometimes regarding the issue of global warming and climate change. मैंने एग्जांपल दिया ना, 2016 में चाइना और यूएस, चाइना एंड यूएस बोथ केम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है हम हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, फिर देयर आर डिफरेंसेस. इंडिया बोल रही है देयर नीड्स टू बी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CBDR. उन्होंने क्या कहा, जो अभी क्लाइमेट चेंज है, इंडिया एंड चाइना इज आर सेइंग दैट अभी क्लाइमेट चेंज है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न pollution done by western countries, emission done by western countries, okay. सो इंडिया बोल रही है कि दैट देयर नीड्स टू बी एन एंड टू दिस हिपोक्रेसी. आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बिकॉज आपने ज्यादा कचरा फैलाना है, ये बोला जाना. यस. देन फर्दर जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वजह से ऑल्सो बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन. पुतिन जी नहीं आए. पुतिन जी क्यों नहीं आए? बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन ये भी है दैट ही न्यू दैट ही वुड बी बॉयकॉटेड बाय मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, ओके. आईसीसी इंडिया मेंबर नहीं है दोस्त. आईसीसी का इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द रोम स्टैट्यूट. तो हम उनको ऐसा कुछ नहीं था. साउथ अफ्रीका इज अ सिग्नेटरी, और वो दुविधा में पड़ गया था साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो ही सेड कि यार मैं करूं क्या, आईसीसी वाले में पुतिन को मुझे अरेस्ट करना है, बट पुतिन इज आल्सो माय गेस्ट. तो पुतिन जी आए ही नहीं. ऑलराइट, पुतिन जी आए ही नहीं. सो उसके बाद देर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस कि करना क्या है रशिया और यूक्रेन के वॉर में, वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है. इंडिया में ऑल्दो देर वॉज अ मेजर विन, इंडिया वॉज एबल टू गेट एटलीस्ट फॉर्म ऑफ अ डिक्लेरेशन. तो दैट वॉज अ विन फॉर अस. लेकिन बाली में तो वो भी नहीं हुआ था. इंडोनेशिया में दे वर नॉट एबल टू डू दैट ऑल्सो. देन देर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट. एक ड्रॉबैक ये भी है, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है. जैसे हमारा बिम्स्टेक, हमारा जो सार्क है, ओके, सार्क का परमानेंट सेक्रेटेरिएट का है, कोई बता सकता है? वेयर इज दी सार्क सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? नेपाल. वेरी गुड, ओके. सार्क सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज लोकेटेड इन काठमांडू, ओके. उसी तरीके से आप देखोगे सेक्रेटेरिएट का इम्पैक्ट क्या होता है कि वहां पर एक प्लेस है, परमानेंट प्लेस है, जहां पर लोग जाके मीटिंग कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. हमें पता है कि सार्क का मीटिंग सार्क मान लो कि अभी 6 महीने बाद है, सार्क का जो फोरम का जो मीटिंग है वो 6 मंथ्स लेटर है. तो अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गो टू काठमांडू, क्योंकि वहां पर सेक्रेटेरिएट एक फंक्शनिंग ऑफिस है. यहाँ पर कोई फंक्शनिंग ऑफिस नहीं है, ओके, देर इज नो फंक्शनिंग ऑफिस. तो आपको क्या करना पड़ता है कि बातें करनी पड़ती है कि भाई कहाँ पर आए, कहाँ मिले, कहाँ नहीं करें, ओके. ओके, सोलर अलायंस का तो है ना हेडक्वार्टर्स अपना गुड़गांव में, है ना. हेडक्वार्टर्स आई थिंक इज देयर इन गुड़गांव, ओके. नॉन बाइंडिंग डिसीजन, इनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है. जो भी होता है वो कंसेंसस बेस्ड होता है. करना है तो लगाना है तो लगाओ अपनी कंट्री में, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ओके. तो ये क्या प्रॉब्लम है, देखो सर्टेन इश्यूज में ठीक है, विमेन इश्यूज हो गया या वल्नरेबल ग्रुपिंग्स के इश्यूज हो गए, वहां पर कंट्रीज अपना जो उनका सक्षम जितने होते हैं, जितना उनका कैपेसिटी उस हिसाब से काम कर सकते हैं. लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक टेररिज्म, देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक टैक्स टेररिज्म हो गया, नॉर्मल टेररिज्म हो गया, इस टाइप की चीजें होगी. इनमें आप अगर
बाइंडिंग डिसीजन नहीं बना रहे हो दैट ऑल कंट्रीज हैव टू फॉलो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इस टाइप के सेंसिटिव मैटर्स पे ऑल कंट्रीज हैव टू बी ऑन बोर्ड। अभी आपने देखा ना कनाडा के साथ क्या हुआ, कनाडा के साथ क्या हुआ, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट, बहुत दिन से हार्बर कर रहे, कनिष्का की बॉम्बिंग हुई, लेकिन फिर बोथ आर मेंबर्स ऑफ G20। तो सपोज इंडिया कुछ निकालती है कि जो टेररिस्ट हैं उनको शेल्टर नहीं देना चाहिए, जो टेररिस्ट हैं उनको शेल्टर नहीं देना चाहिए, तो कनाडा बोलेगी ओके नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ करेगी नहीं, बिकॉज नॉन बाइंडिंग डिसीजन है। क्या है, नॉन बाइंडिंग डिसीजन है। देन देर इज लिमिटेड मेंबरशिप ऑल्सो। चलो अभी तो अफ्रीकन यूनियन आ चुका है, लेकिन उसके पहले सिर्फ 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन थे। मेजर इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज लाइक व्हाट, कौन से कंट्रीज इसमें नहीं है, इसराइल नहीं है, ओके, इसमें इसराइल नहीं है, इजिप्ट नहीं है, ओके, और कौन सी कंट्रीज नहीं है इसमें, इजिप्ट इज नॉट देयर, इसराइल इज नॉट देयर, नाइजीरिया इज नॉट देयर, है ना, और कौन सी कंट्रीज नहीं है यहाँ पर, एंड यस, यूएई, हाँ चलो उनको तो स्पेशल इनवाइट देके बुला दिया था। तो समझ रहे हो ना, जो कंट्रीज इमर्जिंग है, जो कंट्रीज इमर्जिंग है वो नहीं है। नीदरलैंड्स इज थ्रू यूरोपियन यूनियन ओनली, ओके, नीदरलैंड इज थ्रू यूरोपियन यूनियन ओनली, कतर ठीक है, आई विल नॉट से समथिंग अबाउट दैट बट ठीक है, ओके, ओके। G20 समिट इंडिया, 18th G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली में। हमारा थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वी वर एबल टू रीच न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन, ये सारी चीजें हुई थी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे टुमारो। टुमारो हम लोग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू अफ्रीकन यूनियन एज वेल। अफ्रीकन यूनियन का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक आर्टिकल आया था दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू गाइस आइदर टुडे और टुमारो, और उस आर्टिकल को पढ़ लेना, एंड देन ओके वी विल डिस्कस दैट इन क्लास। वो सुजन चिनॉय जी जो है, एम्बेसडर सुजन चिनॉय, एक्स आईएफएस ऑफिसर, उन्होंने लिखा है, एंड दैट हैज पॉइंटेड कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद, ओके। सो दैट इज योर क्लास, आई होप यू वेर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट। कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आपका?